students, and a very good morning or good evening to all of one who are watching this video. This is Shivam Sanger in front of you, and today we have to start one of the most interesting topic of chemistry, that is electrochemistry. सर आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है जिनको हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन, सर ये चैप्टर एग्जाम पर्पज से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में इस चैप्टर से कितने मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। अगर हम लोग बात करें सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तो ये चैप्टर 3 to 5 मार्क्स कवर करता है आउट ऑफ 70। कहने का मतलब ये है कि सर केमिस्ट्री का जो पेपर है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में वो 70 मार्क्स का आता है, उनमें से 3 to 5 मार्क्स ये चैप्टर कवर करता है। और अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो सर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन क्या था सर? दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। जरा ध्यान से देखिए सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें दो टाइप के एनर्जी के इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब दो टाइप के एनर्जी के इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। सर वो दो टाइप की एनर्जी कौन है, जरा ध्यान से देखिए। अगर हम लोग बेटा पहली बात करें तो वन इज केमिकल एनर्जी। पहली कौन सी है बेटा? केमिकल एनर्जी, जो कहां से प्रोड्यूस होती है? केमिकल से। और अगर हम लोग बेटा दूसरे की बात करें तो सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि हमें कहां से मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन्हीं दोनों के इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। हम ये जानेंगे कि कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या हम दूसरे वर्ड में बोले कैसे केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और कैसे इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग केमिकल बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। जरा ध्यान से देखिए सर, गैल्वेनिक सेल नाम का एक डिवाइस होता है, गैल्वेनिक सेल नाम का एक डिवाइस होता है जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसका काम होता है सर क्या? गैल्वेनिक सेल नाम का एक डिवाइस होता है जिसका काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, या एक तरीके से कहें केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सर गैल्वेनिक सेल क्या करता है? केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। आपके घर में सर बैटरी तो होगी, बैटरी तो होगी सर, बिल्कुल है। तो बैटरी में केमिकल भरा रहता है बहुत सारा, और उसी केमिकल से वो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको और बता दूं, आपके रिमोट में जो सेल होता है वो भी एक टाइप की बैटरी है, मतलब एक टाइप का गैल्वेनिक सेल है। सर कैसे? उसके अंदर क्या भरा रहता है सर? केमिकल, और उस केमिकल से क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी, और वही इलेक्ट्रिसिटी तो उस रिमोट को चलाती है। चलाती नहीं चलाती सर? बिल्कुल। तो इसका मतलब सर गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, या फिर हम कहें केमिकल से क्या प्रोड्यूस कर दे? इलेक्ट्रिसिटी। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल। और सर एक वो सेल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में, जिनका नाम होता है सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम होता है सर इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल प्रोड्यूस कर देते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं। आया नहीं आया सर? बिल्कुल। बताइए क्या? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला सेल गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो पूरे चैप्टर में सर इन दोनों सेल के बारे में बहुत डिटेल में जानना है। और ये चैप्टर जैसे कि आप सभी को पता है 12th क्लास के सारे ही चैप्टर काफी बड़े हैं, तो ये भी चैप्टर काफी बड़ा है। और इस चैप्टर को छोटा बनाने के लिए, मतलब पढ़ने में आसान लगे, इस चैप्टर को इसीलिए 4 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? पार्ट फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? पार्ट फर्स्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे क्या? कंडक्टेंस वाला पार्ट। कौन सा बेटा? कंडक्टेंस वाला पार्ट। ये वाला पार्ट जो है ना सर, ये वाला पार्ट आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, तो कुछ ऐसे टर्म मिलेंगे जो आप लोगों ने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। सब पार्ट सेकंड में क्या पढ़ेंगे? पार्ट सेकंड में बेटा हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। किसके बारे में? गैल्वेनिक सेल के बारे में। और पार्ट थर्ड में किसके बारे में पढ़ोगे बेटा? पार्ट थर्ड में पढ़ोगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। क्लियर है? और सर एक पार्ट और है, और आप पार्ट फोर्थ में बेटा पढ़ोगे किसके बारे में? बैटरीज के बारे में। किसके बारे में? बैटरी। क्लियर है सर? बिल्कुल।
तो इस चैप्टर को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और एक एक करके सभी पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सर हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। चलिए सर अब हम लोग इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट की स्टडी करते हैं जिसका नाम है कंडक्टेंस। तो सबसे पहले तो सर हम ये जानेंगे सर कंडक्टेंस होता क्या है। देखिए कंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो ये मेजर करता है कि किसी भी सब्सटेंस में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हमें बताता है कि अगर किसी सब्सटेंस में करंट फ्लो हो रहा है तो वो कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है। मतलब अगर हम किसी भी सब्सटेंस की कंडक्टेंस की वैल्यू निकाल लें तो हम बता सकते हैं कि उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो कितनी आसानी से। क्लियर है सर? बिल्कुल। तो सर इस चैप्टर में अब हम सिर्फ उन सब्सटेंस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें करंट पास होता है। तो आप सभी जानते हैं सर वो कौन से सब्सटेंस है जिनमें करंट पास होते हैं। बिल्कुल सर, कंडक्टर। कौन से बेटा? कंडक्टर आर द सब्सटेंस इन विच करंट कैन इजिली पास। कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें करंट आसानी से पास हो जाता है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि कंडक्टर में करंट आसानी से पास क्यों हो जाता है और बाकी किसी सब्सटेंस में करंट आसानी से पास नहीं होता? ऐसा क्यों? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कोई ना कोई तो रिक्वायरमेंट होगी जो कंडक्टर के पास होगा और किसी सब्सटेंस पे नहीं होगा। सर बिल्कुल, 2 चीजें हैं जिनकी वजह से किसी भी सब्सटेंस में करंट पास होता है। वो क्या है सर? या तो किसी सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो या मूविंग आयंस हो। इन दोनों में से अगर किसी सब्सटेंस के पास एक भी चीज है तो उस सब्सटेंस में करंट पास हो जाता है। तो कंडक्टर के पास इसका मतलब है इन दोनों में से कोई ना कोई चीज तो होती ही होगी, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते होंगे या मूविंग आयंस, तभी इनमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट आसानी से पास हो जाता है। क्लियर है सर? आगे नहीं आ गया? बताइए क्या करंट पास होने के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन और मूविंग आयंस। सर कंडक्टर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सर कौन कौन से हैं? पहला तो है बेटा मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर, अच्छा ये तो पता है आपको, मेटल्स सुने होंगे सर। बिल्कुल। तो मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है, मेटल्स में करंट आसानी से पास हो जाता है, तो उनको हम मेटेलिक कंडक्टर बोलते हैं। जितने भी मेटल होते हैं ना उन सभी को हम मेटेलिक कंडक्टर बोलते हैं। और सर एक और होता है जो शायद अभी तक आप लोगों ने सुना नहीं होगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। सर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर तो सच में मैं पहली बार सुन रहा। सर क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट से वर्ड आया, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट में भी आसानी से करंट को हम पास कर सकते हैं। सर कैसे? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? सर इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो आसानी से आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। किसमें? आयंस में। इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंस विच आर इजिली डिसोसिएटेड इनटू आयंस। क्लियर है? किसमें टूट जाते हैं? आयंस में। पर एक बात, इलेक्ट्रोलाइट कभी भी सॉलिड स्टेट में करंट पास नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अगर सॉलिड स्टेट में हम उसमें करंट पास कराना चाहें तो पास नहीं होगा। पर अगर हम इनको पानी मिला दें, इलेक्ट्रोलाइट को पानी में मिला दें, मतलब एक्वा सॉल्यूशन बना दें, या उसकी मोल्टेन स्टेट में, हम इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करा सकते हैं। तो एक बात है, इस बात को हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रोलाइट में तभी हम करंट को पास करा सकते हैं, कौन सी स्टेट में? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट। मतलब जब इलेक्ट्रोलाइट एक्वस और मोल्टेन स्टेट में होगा तभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी, मतलब उसमें करंट पास हो पाएगा। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, आप उसको पानी मिला दो, सॉल्यूशन बना दो या उसको पिघला दो, तभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी, वरना उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो गई। तो इसका मतलब ये सॉलिड है और ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में करेगा सर? सॉल्यूशन के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में सर? सॉल्यूशन के फॉर्म में ही इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। तो बताइए सर मेटेलिक कंडक्टर में करंट पास होगा। सर इसमें भी करंट पास होगा, पर इसमें करंट तभी पास होगा जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, या तो इसको पानी मिला दो या इसको मोल्टेन स्टेट में ला दो, तभी इलेक्ट्रोलाइट करंट पास करेगा।
तो सर एक बात बताओ, इसमें करंट किसकी वजह से पास होता है? इसमें करंट पास होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास होता है। क्लियर है सर? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है? सर एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही पानी मिलाओगे तो आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और आयंस जैसे ही मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस मूव करते हैं, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। सर एक बात और बताइए, क्या इसमें कोई चेंज आता है? इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता है, नो केमिकल चेंज। सर इस चैप्टर में हम लोग इसी पे फोकस करने वाले हैं, इस बात को याद रखिएगा। हमें इस चैप्टर में मेटलिक कंडक्टर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट को एक पानी मिलाएंगे, सॉल्यूशन बनेगा, और उसमें हम चेक करेंगे कि करंट कितनी आसानी से पास हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर है? तो सर इसमें केमिकल चेंज होता है, आप चैप्टर जैसे ही आगे पढ़ोगे आप समझ जाओगे, इसमें केमिकल चेंज होता है। क्लियर है? बिल्कुल। सर इसमें एक बात बताइए, बहुत अच्छी सी बात बताइए, क्या सर कंडक्टेंस इसकी ज्यादा होती है, इसकी ज्यादा होती है? कहने का मतलब है कि सर इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट आसानी से पास इसमें होगा या इसमें होगा? सर इसमें इसकी जो कंडक्टेंस की वैल्यू होती है बहुत हाई होती है, इसकी कंडक्टेंस की वैल्यू होती है वेरी हाई, और इसमें जो कंडक्टेंस की वैल्यू होती है वो लो होती है। इसके रिलेटिव में इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट तो पास हो जाता है पर आसानी से पास नहीं होता है, कंडक्टेंस इज वेरी लो, ज्यादा लो नहीं होता, मतलब इसके कंपैरिजन में ये लो होता है। क्लियर है सर? बिल्कुल। अच्छा एक बात, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम। टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल की कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम। मतलब अगर हम किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ा देना तो मेटल में करंट आसानी से पास फिर नहीं होगा, मतलब हाई टेम्परेचर पर मेटल पे करंट आसानी से पास नहीं होता। पर इसके केस में ऐसा नहीं होता। इसके केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो इसकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है, इसकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है। अब वो क्यों बढ़ जाती है हम यही जानना है। तो अच्छा एक बात सुनो, इसकी कंडक्टेंस को हम लोग बोलते हैं मेटलिक कंडक्टेंस, नहीं तो आप कंडक्टेंस बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेटलिक की कंडक्टेंस को हम स्पेशली नाम देते हैं मेटलिक कंडक्टेंस, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। बताइए क्यों? क्योंकि इसकी जो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी या पास हो रही है, करंट पास हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इसकी कंडक्टेंस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या फिर आयनिक कंडक्टेंस, क्योंकि इसमें जो करंट पास हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? आयंस की वजह से। क्लियर है? तो अब हमें इस चैप्टर में सिर्फ इसी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आपको बनाना हो, कैसे बनाओगे? इलेक्ट्रोलाइट को पानी मिला दो, जो सॉल्यूशन बनेगा वही बहुत अच्छा, उसमें आप आसानी से करंट पास करा सकते हो। जैसे नमक इलेक्ट्रोलाइट होता है NaCl, आप उसको पानी मिला दो तो जो सॉल्यूशन बनेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा, उसमें आप आसानी से इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास करा सकते हो। क्लियर है? तो अब हमें पढ़ना है कि अगर हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टेंस को बढ़ाना है, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टेंस को बढ़ाना है तो कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे कि जिससे इसकी कंडक्टेंस बढ़ जाए। क्लियर है? चलिए सर अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। देखिए अब हम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उसकी कंडक्टेंस पे डिपेंड करते हैं। तो उससे पहले सर आपको एक चीज जाननी चाहिए। सर बताइए क्या, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है सर वो किस फॉर्म में रहता है? सॉल्यूशन के फॉर्म में, और उसमें जो करंट पास होता है वो किसकी वजह से होता है? सर नॉर्मल सी बात है, उसमें करंट जो फ्लो होता है वो आयंस की मूवमेंट की वजह से होता है। तो जो सर कंडक्टेंस है ना उसकी दो चीजों पे मेनली डिपेंड करती है, दो चीजों पे। बताइए किस पे? पहला तो नंबर ऑफ आयंस, वो कहते हैं कि सॉल्यूशन में जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टेंस होगी। और दूसरा मोबिलिटी ऑफ आयन। क्या बेटा? मोबिलिटी ऑफ आयंस। मोबिलिटी का मतलब मैं आपको बता दूं बेटा, स्पीड ऑफ आयंस। आयंस जितनी तेजी से मूव करेंगे उतनी ही ज्यादा उसमें कंडक्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगी। मतलब आयंस जितनी तेजी से मूव करेंगे उतनी आसानी से उसमें करंट फ्लो होगा। क्लियर है? और आसानी से करंट फ्लो होगा तो उसकी कंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोले तो ज्यादा ठीक रहेगा।
उसकी जो कंडक्टेंस है मेनली दो चीजों पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस और मोबिलिटी ऑफ आयंस। आयंस जितने ज्यादा होंगे उतनी आसानी से करंट फ्लो होगा, और आयंस की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी आसानी से करंट फ्लो होगा। क्लियर है सर। अब हम लोग फैक्टर के नाम पढ़ते हैं। पहला फैक्टर सर जो है वो है इंटर आयनिक इंटरेक्शन। इंटर आयनिक इंटरेक्शन सर ये क्या है? इंटर आयनिक मतलब आयन के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन, या एक तरीके से कह दो कि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। अच्छा एक बात तो समझ गए होगे, आप बताइए क्या कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। आयंस को कह दो वो सॉल्यूट है, और जो सॉल्वेंट जो वाटर है वो क्या है सर? सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट आपने मिलाया है वो सॉल्यूट है, और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। इस बात का आप याद रखिएगा। तो सर क्या कि इंटर आयनिक इंटरेक्शन पे कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है सर? बहुत। अगर आयंस के बीच में मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस के बीच में जो मूव कर रहे हैं उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर हम कहते इंटर आयनिक इंटरेक्शन मतलब एक बात बताओ, अगर लोग दौड़ रहे हो और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो सर उनकी स्पीड में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल। जो आयंस तेजी से मूव कर रहे हैं उनके बीच में अट्रैक्शन अगर बढ़ा, अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन आयंस के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन अगर बढ़ा तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो। तो उनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? मोबिलिटी माने स्पीड, उनकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और स्पीड डिक्रीज तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी सर? डिक्रीज। क्लियर है? मतलब उसमें करंट आसानी से पास नहीं होगा। तो किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इंटर आयनिक अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतनी कम होगी। क्लियर है सर? बिल्कुल। क्यों होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आयंस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ा तो अट्रैक्शन की वजह से उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है, आयंस जितना ज्यादा फ्री होते हैं ना उतनी तेजी से भाग सकते हैं वो। अब बंधे हुए अट्रैक्शन फोर्स से तो आसानी से मूव तो करेंगे पर उतनी तेजी से मूव नहीं कर पाएंगे जितनी तेजी से करना चाहिए, तो उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और स्पीड स्लो होने से उसमें करंट आसानी से पास नहीं होगा, तो उसका कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम। सर दूसरा है बेटा हाइड्रेशन ऑफ आयन। हाइड्रेशन ऑफ आयन सर ये क्या होता है? सर ये हाइड्रेशन का मतलब होता है एक तरीके से कह दो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। बेटा हाइड्रेशन का मतलब है कि जो आयंस हैं उनको वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, आयंस को वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। मतलब हाइड्रेशन अगर बढ़ेगा, हाइड्रेशन ऑफ आयन अगर बढ़ेगा, फिर से सुनना, हाइड्रेशन ऑफ आयन बढ़ेगा तो सर क्या होगा? फिर से सुनो, आयंस को वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं। सर जब घेर लेते हैं तो आयंस का साइज बढ़ जाता है, तो साइज ऑफ आयंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। फिर से सुना, आयंस को वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर के अट्रैक्ट करने लगते हैं जिससे आयंस का साइज बढ़ जाता है। जब आयन का साइज बढ़ जाएगा तो वो तेजी से मूव नहीं कर पाएगा। छोटा आयन तेजी से मूव करता है, जैसे ही आयन बड़ा होता है वो आसानी से मूव नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब है अगर वाटर के मॉलिक्यूल से घेर लिया तो उसका साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ने की उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। मोबिलिटी ऑफ आयन क्या हो जाएगी? डिक्रीज, और करंट आसानी से पास नहीं होगा, तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया। एक फैक्टर आप और जान लीजिए सर, बताइए क्या? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एक्चुअली में होता है सर सॉल्वेंट में लगता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। एक तरीके से कह दो गाढ़ापन। क्या? गाढ़ापन। अगर एक बात बताओ, अगर दलदल है, आप दलदल में अच्छे से चल पाओगे या खुले एयर में? सर नॉर्मल सी बात है, दलदल में आसानी से नहीं चल पाएंगे। बस वो ही है बेटा। ऐसे इसमें क्या होता है कि अगर विस्कोसिटी बढ़ी, अगर विस्कोसिटी सॉल्यूशन की बढ़ गई, मतलब जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ा, तो आयंस आसानी से मूव नहीं कर पाते, उनको मूवमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम होगी और उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। फिर से सुनो, अगर विस्कोसिटी बढ़ी, सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन बढ़ा, तो नॉर्मल सी बात है सॉल्वेंट खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे आयन से हम नहीं निकलने दे रहे, और नहीं निकलने देंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो। तो विस्कोसिटी बढ़ने पर आयंस की स्पीड क्या हो जाती है? स्लो, और आयंस की स्पीड स्लो तो आपको पता है
करंट आसानी से पास नहीं होगा, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम। क्लियर है। तो सर ये 3 फैक्टर तो आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके होंगे, बताइए क्या। एक्चुअली में कंडक्टेंस डिपेंड किस पे करती है, 2 चीजों पे। नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी, और आयंस की स्पीड, मोबिलिटी का मतलब बेटा स्पीड बोल रहा हूं मैं, मोबिलिटी ज्यादा बोलेंगे आप लोगों को, तो मोबिलिटी लिख दिया। मोबिलिटी ऑफ आयंस जितनी ज्यादा होगी कंडक्टेंस भी उतनी ही ज्यादा होगी उस सॉल्यूशन की। क्लियर है। अब मैंने बताया कि ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, मोबिलिटी ऑफ आयंस को क्या करते हैं, डिक्रीज। और नॉर्मल सी बात है, मोबिलिटी ऑफ आयंस डिक्रीज होगी तो क्या होगी, कंडक्टेंस डिक्रीज। देखिए इंटरआयनिक अट्रैक्शन मतलब आयंस के बीच में अट्रैक्शन। अगर आयंस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो तेजी से भाग ही नहीं पाएंगे, तो उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, कंडक्टेंस स्लो हो जाएगी, मतलब कंडक्टेंस कम हो जाएगी। हाइड्रेशन ऑफ आयंस, आयंस को वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं। जब आयंस को वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं तो आयंस का साइज बेटा बड़ा हो जाता है, और साइज बड़ा है तो बड़ा आयंस आसानी से मूव नहीं कर पाएगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। तो मोबिलिटी ऑफ आयंस कम और कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी बेटा, कम। और विस्कोसिटी, अब नॉर्मल सी बात है, भीड़ में आप आसानी से दौड़ पाओगे या खुले, मान लो लोग चेन बना के खड़े हो गए आपके सामने और आपसे कहा जाए उनके बीच से भागो, तो चेन को तोड़ के भागना पड़ेगा, नहीं भागना पड़ेगा, सब बिल्कुल सेम कंडीशन आयन के साथ होती है। आयंस को भागना कहां है, सॉल्वेंट में। अब सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो आयंस की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। स्लो तो कंडक्टेंस भी क्या, कम। अब सर बहुत ध्यान से देखिएगा एक फैक्टर जो हम लोग को मजा आ जाएगा उसको पढ़ के। क्लियर है, जरा ध्यान से। सर लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर से सर बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सर कैसे, अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाते हैं। जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। अच्छा सर डिक्रीज क्यों होते हैं, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब आयंस की स्पीड बढ़ेगी ना तो जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं वो कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कम। और जब सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो कंडक्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहने का मतलब समझे, जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हो आयंस की स्पीड बढ़ी तो ये जितनी भी वैल्यू है, इंट्रैक्शन, आयन आयन इंट्रैक्शन, हाइड्रेशन ऑफ आयन, विस्कोसिटी, ये सब की सब डिक्रीज हो जाती। और ये डिक्रीज मतलब कंडक्टेंस इंक्रीज। क्लियर है, फिर से सुन लो। टेम्परेचर बढ़ाओगे, आयंस की स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई तो नॉर्मल सी बात है उसका अट्रैक्शन कम और वो तेजी से भागेगा, और तेजी से भागेगा तो करंट आसानी से फ्लो होगा और कंडक्टेंस बढ़ेगी। इसीलिए मैंने बोला था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर है सर, आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल। अब हम लोग पढ़ते हैं सर कंडक्टेंस से रिलेटेड टर्म। कंडक्टेंस से रिलेटेड जो भी टर्म है उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए सर,